भाई एक मिनट, मुझे क्लास शुरू करने दो। जी शुरू करें। अच्छा जी, अ, एक क्वेश्चन है पार्टली पेड शेयर्स का, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर कुछ कन्वर्ट हो भी गए हैं। तो ये तरह थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो ये दोनों इसलिए मैंने एंड पे रखे हुए। पार्टली पेड कंफ्यूजिंग नहीं, लेकिन दूसरा कंफ्यूजिंग था। तो पहले एक फुल फ्लैश सवाल हम अपना करते हैं, एग्जाम लेवल का सवाल है, ठीक है जी। और इसमें हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। डायल्यूटेड ईपीएस जो है, पेज भी बताओ जी इनको, 940 41 941 पे क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आखिरी सवाल है हमारा। कोई शिकार नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं होता जी कि सिर्फ सवाल के अंदर एक ही कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा या सिर्फ एक ऑप्शन होगा। जैसे हमने अकेले अकेले सवाल, मैंने ब्रॉन्ज और गोल्ड वाला इसीलिए होमवर्क में भी दे दिया, उनमें सिर्फ एक एक इंस्ट्रूमेंट है। असल एग्जाम लेवल के सवाल के अंदर तो मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। और फिर ये भी नहीं कि जो सवाल के अंदर नंबरवार तरतीब होगी हम उस तरतीब से उसको लेकर चलते रहेंगे, बल्कि हमें एक रैंकिंग करना पड़ती है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है जी। और डाइल्यूटेड ईपीएस की जो रैंकिंग है वो इस लिहाज से की जाती है कि सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को लिया जाता है जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कर दे बेसिक ईपीएस को, ठीक है। और फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हमने एक रैंकिंग करनी होती है, ठीक है। वो रैंकिंग करेंगे कैसे, वो जरा देख लेते हैं पहले एक सादा सी एग्जांपल से। ये देखें, मैंने मिसाल के तौर पे बेसिक ईपीएस निकाली 50/10 5 रुपए, ठीक है। अब ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के अंदर ये तो पढ़ाया था, सिर्फ एक प्रॉफिट और शेयर डिवाइड करते थे और एक चीज आगे आ जाती थी। जैसे डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो हम कह देते जी डिनोमिनेटर में 8 आ गया, न्यूमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में फलां आ गया, न्यूमिनेटर, ये होता था ना, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। अब आगे हो जाना भाई, अब आगे हो जाना, ये जिस सीट पे आ रहा है आगे हो जाओ। अब हमने करना क्या है, ऐसे नहीं करना। आपके दिल में पता क्या आ रहा होगा, आपके दिल में आ रहा होगा कि ये काम कर लें, ये काम कर लें। पैट और वेटेड एवरेज तो पहले निकला हुआ है बेसिक वाला। अब जैसे जैसे आगे आते जाएं, हम एक को जैसे प्लस किया था ऐसे दो को कर लें, ऐसे तीन को कर लें, तो ये इत्तलान अर्ज है कि ये सहूलत मुयसर नहीं होगी आपको, ठीक है। डायरेक्ट डीपीएस आपने इस तरह से नहीं निकालनी है, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छा खासा पलाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही जरा मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी ईपीएस यही निकल रही है 3.8, चेक करो जरा। और ये ईपीएस डायल्यूट होकर कितनी निकल रही है, 5 पॉइंट, बोलो। नहीं 5 नहीं निकल रही ना, 5 पॉइंट, ठीक है जी। अब एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है दूसरे की निस्बत, ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता लगा करेगा, इसके लिए हम एक वर्किंग किया करेंगे रैंकिंग के लिए, ठीक है। अब उस वर्किंग के अंदर हमने लेना क्या है, आप अगर गौर करें तो मैंने सिर्फ सिर्फ इंक्रीमेंटल ईपीएस की तरफ ध्यान दिया हुआ है। यानी कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाए तो डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा, 8 रुपए, और न्यूमिनेटर में क्या चेंज आएगा, 20 रुपए। बाकी को साइड पे रख के सिर्फ इस 20 को 8 पे डिवाइड करूंगा तो इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी, ठीक है ना। क्या निकाल रहा हूं मैं, इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या चेंज ले रहा हूं, न्यूमिनेटर का चेंज, डिनोमिनेटर। असल वाली ईपीएस को साइड, वो पहले निकालनी होती है स्टेप 1 में, ठीक है। लेकिन रैंकिंग करने की जो वर्किंग होगी उसमें क्या करूंगा, मैं चेंज इन न्यूमिनेटर कैलकुलेट करूंगा, मैं चेंज इन डिनोमिनेटर कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करके एक असल ईपीएस से आगे वाली इंक्रीमेंटल ईपीएस, इसका अलग से असर निकालूंगा मैं, ठीक है। जैसे 20/8 करो, कितना आता है जी, 2.5। और ऐसे ही ये इंक्रीमेंटल ईपीएस, ये चेंज इन न्यूमिनेटर और चेंज डिनोमिनेटर कितना आता है, 7। अब मुझे बताओ, जो जितना कम इंक्रीमेंटल ईपीएस है, इस 5 को उतना ज्यादा नीचे वही खींचेगा ना,
बोलो। यही तो थोड़ी देर पहले आपने प्रूफ किया है कि अगर ये वाली रेशो होगी तो ये वाली ईपीएस जो है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट आए तो डाइल्यूट करके 3.8 पे लाता है, और अगर ये वाला इंस्ट्रूमेंट आए तो अपवर्ड भी ले जाता है, ठीक है ना, डाइल्यूशन की बजाय एंटी डाइल्यूशन की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो खैर छोड़ो इस बात को, ये तो सिर्फ आपको समझाना ये था कि हमने जब रैंकिंग करनी है तो रैंकिंग करनी है सबसे लोअर से हायर की तरफ जाना है, और रैंकिंग करनी है तो कैलकुलेशन में क्या लेना है, इंक्रीमेंटल ईपीएस। और इंक्रीमेंटल ईपीएस में कौन सी दो चीजें होंगी, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज, ठीक है। अब ये इस तरह से नहीं करना, इसके लिए तो ये तरतीब है, ये पूरी वर्किंग कहाँ गई ये देखें। ये यहाँ से आगे मैंने बाकी 100 वाली क्लास के अंदर नहीं करवाया था, उन्हें कहा था करेंगे, तो मैंने कहा चलो शुरू से ही बात कर लेते हैं, थोड़ी सी तो बात है, ठीक है जी। अब सबसे पहला स्टेप अगेन क्या है, बेसिक ईपीएस निकालने वाला सवाल पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है ये रिडीमेबल वालों का है या इररिडीमेबल का? ये कैसे पता लगा कि इररिडीमेबल है? अगर ये रिडीमेबल वालों का होता तो प्रॉफिट से पहले माइनस हो चुका था। अबू ज़र आपने मुझे मिलके जाना है, ठीक है जी, इनको बता दें जरा जाके, बल्कि बोलें। अच्छा जी तो अगर ये रिडीमेबल का डिविडेंड होता तो ये पहले माइनस हो चुका होता, ये प्रॉफिट निकल चुका है, उसमें से माइनस हो रहा है। फिर आगे भी एक निशानी आ रही थी क्या, अब ये वो प्रॉफिट है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अच्छा ये जोन सा भी है ना, जोन सा भी है, आपस की बात है, हमने इसको कुछ नहीं करना था। क्यों, हमें फिगर कौन सी चाहिए होती है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 10,000, यही चाहिए होता है ना, ये 10 मिलियन की फिगर ही चाहिए होती है ना। तो वो ऊपर देता रहे, हमने उसका कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना, हमने इन दोनों फिगर्स का कुछ भी नहीं करना था जी। मतलब कि अगर ये फिगर 10 मिलियन की ना दी होती तो इन दोनों को नेट करके मैं 10 मिलियन ले लेता, लेकिन अगर ये गिवन है तो फिर ऊपर वालों को इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं इनको कहीं पे लेने की, ठीक है। मतलब यूज होकर जो आंसर निकालना था हमने, वो आंसर पहले निकला हुआ, तो मुझे तो यही चाहिए 10 मिलियन, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया, कंफ्यूज ना करें हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, 4 मिलियन लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एट्रीब्यूटेबल टू द, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये पेरेंट क्या, पेरेंट छोड़ो, बस इसको आप शेयर होल्डर्स ही करो, और वो कंसोलिडेशन की एक ऐसी खामखा बात आ गई बीच में जी, छोड़ें आप उसको, शेयर होल्डर्स, ठीक है। कौन से शेयर होल्डर्स, वही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ओके जी। अच्छा इसका क्या करेंगे जी, एक तो आपको ये कहा था कि अगर कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग अलग अलग हों तो हमने भी ईपीएस अलग अलग निकाल देनी है, तो एक तो हमने इनको अलग अलग करना है। दूसरा मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर किसी में लॉस आ जाए किसी सवाल में तो आपसे परेशान नहीं होना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय आपने वहां पे लॉस लिख देना है और लॉस को डिवाइड कर देना है उन्हीं शेयर्स से जो निकाले होंगे, तो वो ईपीएस की बजाय लॉस पर शेयर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगली बात, नीचे वाला 6,000 प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट, छोड़ो ये पेरेंट फिर वही आ गया, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसका क्या करें जी, इसको क्यों इग्नोर करना है जी, कल वाले सवाल के साथ जरा कंपैरिजन करके देखते हैं, ऐसी कैसी बात है। ये देखो, ये 765 कॉन्टिन्यूइंग का कल वाला सवाल याद है ना, और 155 डिसकॉन्टिन्यूड का, दोनों की अलग अलग ईपीएस निकाली थी, इन दोनों को ऐड करके जो प्रॉफिट आ रहा था उसको क्या कर दिया था, इग्नोर। आज मसला सिर्फ ये हुआ है बच्चों कि आज ना एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो वो फिर ऐड होने की बजाय नेट हो गया है, और नेट में क्या आ रहा है, 60,000 का, 6 मिलियन का ये प्रॉफिट नेट में, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या करना है जी, इसको भी इग्नोर करना है बेटा, क्योंकि हमें तो चाहिए 10,000, 10 मिलियन और दूसरा 4 मिलियन, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग का अलग अलग, इनको नेट नहीं करना, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें ये बेसिक ईपीएस निकालने के लिए कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन का 10 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का 4 मिलियन का लॉस चाहिए। आगे पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वर 2 मिलियन। इससे आगे का डाटा
सारे का सारा डायल्यूटेड ईपीएस के लिए है, बेसिक ईपीएस के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे एवरेज मार्केट प्राइस नहीं चाहिए। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में शेयर ऑप्शन है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ आ रहे हैं, तो भाई हमारी बेसिक ईपीएस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है। हमें उसने शेयर्स भी निकाल कर दे दिए हुए हैं, ठीक है, हमें शेयर्स भी 2 मिलियन निकाल कर दे दिए हैं उसने कि आप कैलकुलेशन में ना पड़े, सुकून से आप बेसिक ईपीएस निकालें। तो जी बेसिक ईपीएस क्या निकलती है, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन की 10 मिलियन बटा 2 मिलियन कितनी 5, और डिसकॉन्टिन्यूड की 4 मिलियन बटा 2 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर सेम रखें और 2 को नेगेटिव साइन के साथ लिख लें, ठीक है। तो स्टेप 1 अभी भी क्या है, बेसिक ईपीएस निकालनी, ठीक है। और डायल्यूटेड ईपीएस की बारी आएगी तो डायल्यूटेड ईपीएस भी कॉन्टिन्यूइंग की अलग होगी, डिसकॉन्टिन्यूइंग की अलग होगी, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए आपको तो अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला पापड़ जो है वो रैंकिंग का है, ठीक है। और रैंकिंग में आपको समझा के लाया हूँ कि आपने आपने चेंज इन न्यूमिरेटर लेना है, चेंज इन डिनोमिनेटर लेना है, और उसके बाद इनकी इंक्रीमेंटल, सिर्फ इसी को न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करके सिर्फ इस एक एक अलग अलग कर लेना ना, हर एक इंस्ट्रूमेंट के न्यूमरेटर का चेंज अलग, डिनोमिनेटर का अलग। जबानी गबानी बातें कर रहा हूं, अभी करता हूं, समझ आ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर का चेंज अलग, डिनोमिनेटर का अलग। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करोगे तो इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगी। जो सबसे लोएस्ट वो नंबर 1, जो सबसे हाईएस्ट वो सबसे आखिरी नंबर पे, और फिर उसकी डायल्यूशन सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो रैंकिंग में इसी तरह से 1 2 3, वो रैंकिंग तो बाद में होगी, ठीक है। फिलहाल तो ये रैंकिंग मैंने 2 दफ़ा क्यों लिख दी है, यहाँ पे तो हमने इंस्ट्रूमेंट लिखना था, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ओके जी। वर्किंग वन अच्छा, वर्किंग वन रैंकिंग के लिए है, इसलिए मैंने ये रैंकिंग लिखी थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि ये वर्किंग वन फॉर रैंकिंग है, ठीक है जी। बहुत आसान वर्किंग है, लेकिन एक बार ध्यान से देखेंगे, साथ साथ करने पर ये समझ नहीं आए शायद, ठीक है। अब सवाल के अंदर जो भी तरतीब है आप उस तरतीब से शुरू कर दें, इंस्ट्रूमेंट्स को देखना, रैंकिंग तो आपने वैसे ही अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में क्या गिवन है, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 75। पता नहीं अब ये क्यों दे दी है, देखते हैं आगे चल के। आगे कहता है जी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है, ऑप्शंस। 100,000 ऑप्शंस हैं विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60, और ये है 75 मार्केट पर, अब यूज हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन आ गया है, मुझे ये बताओ अगर ऑप्शन आए शेयर ऑप्शन, ठीक है, शेयर ऑप्शन, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या चेंज आया करता है, न्यूमरेटर के अंदर क्या चेंज आया करता है, ये देखो अभी अभी तो ये सिखा के आ रहा हूं, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में 0, माफी दे दे यार, थोड़ा सा इसको तमीज से लिखते हैं, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में देखते हैं जी, डिनोमिनेटर में वो कहता है जी कि आपके पास 100,000 ऑप्शंस हैं शेयर्स के, 100,000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है, मार्केट प्राइस है 75, और आपने एक्सरसाइज प्राइस क्या दी हुई है 60, तो कितना आपने बोनस एलिमेंट डाला है, कितना कितना इंसेंटिव दिया है बेटा, 15 रुपए का, 60 बोले जा रहे हैं, 15 रुपए का इंसेंटिव दिया है, ठीक है। कौन बोल रहा है, मुझे आवाज आ रही थी पता नहीं, फिर जी बोले 20,000, ठीक है, ऐसे ही निकालना सिखाया था। अब न्यूमिरेटर है 0, डिनोमिनेटर है 20,000, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी है तो न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर करो, आंसर बताओ। अरे वाह, इसका तो नंबर 1 ही हुआ करेगा फिर, यानी कि ऑप्शन जो है नेगेटिव वाली बात हो जाए तो हो जाए, वरना ये तो 0 वाला तो नंबर 1 पे ही आएगा ना फिर, ठीक है। हाँ, कोई नेगेटिव हो जाए तो वो अलग बात है, पॉजिटिव में तो 0 ही सबसे छोटा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो नंबर 1 पे आ गए फिलहाल तो, लेकिन अभी रैंकिंग नहीं करनी, आपने आराम से सुकून से एंड पे जाके करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अच्छा जी, पहले मैं कन्वर्टेबल
बॉन्ड्स करवा देता हूँ। चलो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कर लेते हैं, करने तो हैं ही सही। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहता है जी इनके बारे में? कहता है 8 लाख शेयर्स हैं, कौन से वाले? कन्वर्टेबल वाले, विद अ पार वैल्यू ऑफ ₹100। पार वैल्यू भी उसने दे दी, फेस वैल्यू। एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 8 पर शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है तो इसको तो पैड में से माइनस नहीं करना था, भूल हो गई हमसे। बेटा हो गया होगा वाली बात नहीं, पहले ये कहना है आपने कि ये इररिडीमेबल है ही नहीं। वहां पे जाता है सिर्फ पैट में से माइनस होने जाता है, बेसिक ईपीएस में सिर्फ इररिडीमेबल। ये रिडीमेबल है, कहाँ लिखा हुआ रिडीमेबल है? ये कन्वर्टेबल का मतलब ही क्या है? इन्होंने खत्म हो जाना है, तो खत्म होने वाली चीज कोई इररिडीमेबल थोड़ा ही होती है। ठीक है, तो इसके डिविडेंड को वैसे बेसिक ईपीएस में हमने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अच्छा, और ये डिविडेंड नहीं होता, मैंने कहा था ये लाइक इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी 8 पर शेयर है। परसेंटेज निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। परसेंटेज कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट इक्विटी में सिखाया था, 8 को डिवाइड कर दो 100 से, फेस वैल्यू है ना 100। ठीक है, तो कितना आता है? 8%। ये करना चाहो तो ये कर लो, लेकिन ये 8% फिर मल्टीप्लाई होगा रुपीज के साथ। ठीक है, लेकिन सवाल में गिवन है ₹8 पर शेयर, और इधर भी गिवन है आपको नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्यों खुद को मुसीबत में डालते हो? क्यों ये परसेंटेज निकालते हो? ₹8 को मल्टीप्लाई करो 8 लाख शेयर्स के साथ, आपका टोटल डिविडेंड निकल आएगा। क्या ख्याल है? बात समझे हो? वैसे अगर आप करना चाहो तो कर लो, वैसे ही मैं काट दूंगा अभी। 8 लाख शेयर्स हैं, हर एक की फेस वैल्यू 1000 नहीं है, 100 है। ये कितना बनता है जी? 8 मिलियन। इसके ऊपर लगा दो 8, क्या आंसर आता है? जीरो, कितने जीरो बताओ? 6.4 मिलियन। ज्यादा होना है, ज्यादा होना है भाई। 8 लाख शेयर्स हैं, प्लीज प्लीज। 8 लाख शेयर्स हैं, 8 लाख शेयर्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो, रुपीज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रुपीज आ जाएंगे। रुपीज पे लगाओगे 8%, बताओ कितना आता है? 60। अच्छा, इधर इधर अब दूसरा काम करते हैं। वो क्या? आप नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ो 8 लाख, और उसी को ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो ₹8 से। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास जी, तो आप पर शेयर डिविडेंड को यूज कर स्टेटमेंट और चेन इक्विटी के अंदर ना नए नए चल रहे होते हैं, तो मैंने हर चीज परसेंटेज में करवाई हुई थी। तो मैंने वहां पे ये कहा था कि अगर आपको पर शेयर डिविडेंड कभी दे भी दे तो आपने उसको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है? जो डिविडेंड दिया हो उसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से। नॉर्मली वो 100 होती थी, आज फेस वैल्यू 1000 है। नहीं, नॉर्मली 10 होती थी, आज फेस वैल्यू 100 है। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो क्या आ गया? अब 8% अगर लगाना है तो ये रुपीज के साथ लगेगा, क्योंकि शेयर्स, आपको याद है डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा रुपीज के साथ लगती थी। स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर रुपीज के अंदर शेयर कैपिटल आ रहा होता था ना, आप उसी के ऊपर लगाते थे परसेंटेज। तो परसेंटेज अगर लगेगी तो वो रुपीज वाले शेयर कैपिटल के साथ लगेगी, और अगर पर शेयर डिविडेंड गिवन हो तो उसको आप लगा सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो मैंने कहा ये दोनों ऑप्शंस थे आपके पास। आप चाहें तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करें फेस वैल्यू से, आपके पास रुपीस के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर उस पर आप लगा दें 8%। तो पागल ही होंगे आप, इतना लंबा काम करेंगे। ठीक है, आप उससे बेहतर क्या कर लें? नंबर ऑफ शेयर्स, पर शेयर 8 रुपए डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख हैं, तो 8 लाख को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 8 से, वही 64 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरा तो दिल है कि ये काम आप ना करें, और मेरा दिल है आप सिर्फ ये काम कर लीजिएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, चलो ऐसे पता नहीं कहाँ निकल गए हम। क्या बात हो रही थी? न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज लेना है। क्या नाम है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट का? प्रेफरेंस शेयर। वो फिर अब ठीक है, वो इतनी लंबी कहानी कौन लिखे? प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी नहीं पूरा आ रहा, तो प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, अब न्यूमिरेटर के अंदर क्या चेंज आएगा ये तो अभी मैंने देखा नहीं, कि देख लिया है?
न्यूमिरेटर के अंदर क्या चेंज आएगा बोलो? ये क्या है 6.4 मिलियन? 6.4 मिलियन क्या है जी? ये वो इंटरेस्ट है जो सेव हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, कैसे निकाला जी हमने ये? 800,000 शेयर्स इंटू ₹8। मैंने ये वाला ऑप्शन पसंद किया है। और अगर वो परसेंटेज वाला ऑप्शन पसंद करे तो उसका तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे कि वो पहले रुपीस के अंदर इसको कन्वर्ट करे। 800,000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीस में शेयर कैपिटल आ जाएगा। उसको फिर 8% करके 64 लाख निकालो, आपकी मर्जी है। हम आसान वाले ऑप्शन की तरफ चले गए कि नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है, पर शेयर डिविडेंड भी गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो पर शेयर डिविडेंड से, आपके पास टोटल डिविडेंड आ जाएगा कितना? 60। हाँ, अब एक और चीज़ जहन में आई जो पढ़ाई थी, और अब वो जहन में आ रही, इधर दोबारा लिख लूँ मैं ज़रा इधर करके। आपने एक बार फाइनल वर्जन ही बताइए आपको जी, कितना मैंने लिखा यहाँ पे? 8 लाख इंटू ₹8, यही लिखा था ना? अच्छा, अब इधर देखो, एक चीज़ है, वो है इसको नेट ऑफ टैक्स करना। टैक्स रेट सवाल के अंदर गिवन है 40%। तो इधर देखो, इधर देखना एक दफ़ा, इंटू 60% तो मैंने लिख दिया, लेकिन लिख करके काट दिया। अब ये एक अलग थलग सी कहानी है, ये एक अलग थलग सी कहानी है, और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये थोड़ी डीप कहानी है, शायद ही आई कैप इस तरह से टेस्ट करे, आई कैप को बताना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता इस तरफ चला भी जाता है तो हम तो ज़हनी तौर पे तैयार हों। मैं एक स्टार लगाने लगा हूँ और बात लिख रहा हूँ आपके लिए। असल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्टेबल डिडक्टेबल एज टैक्स डिडक्शन नहीं होते, इनका डिविडेंड जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी टैक्स वाले जो हैं वो चाहें तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करने दें एज डिडक्शन, चाहें तो ना करने दें। अब ये बात बहुत, ये फाइनल लेवल के ऊपर बात चली जाती है ईपीएस की, तो मैं बस थोड़ी सी करके छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको एक रूल लिखवा दूंगा, ठीक है ना? नहीं प्लीज़ बेटा, मैंने मशवरा मांगा है आपसे, अभी खड़े हो जाओ आप। ये जो इजाफी बात आपने, इसको रास्ता दे दो, पीछे जाने दो इसको, ठीक है? चलो चलो, इसको साथ ले जाओ, इसने भी बात की है तुम्हारे साथ अभी। चलो चलो चलो, अभी एंड पे बात की है, चलो शाबाश, किताबें लेके जाओ। अच्छा जी बेटा, बात ध्यान से सुने। मैंने आपसे कहा ये इंटरेस्ट माइनस होता है ना एज अ डिडक्शन, तभी तो आप जब कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड्स को कहते हो जी ये कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप कहते हो लो भाई फिर ये इंटरेस्ट सेविंग मिल गई, और ठीक है ना? तो माइनस हुई हुई चीज होती है तो तभी आप ऐड बैक करते हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, ये भाई तुम बैठे हो, चलो, हाँ 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 बेटा, नहीं ना, आपको कहा था मैंने, चलो जी। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, ये बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं। टैक्स वाले कभी कभी इसको अलाउ कर देते हैं एज अ टैक्स डिडक्शन, कभी इसको अलाउ नहीं करते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम तब तक प्रेफरेंस डिविडेंड के प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स नहीं कहेंगे जब तक सवाल में स्पेसिफिकली हमें कह ना दे। हमारा रूल सिर्फ इतना सा है। बहुत ज़्यादा बात फाइनल लेवल की थी, उसको छोड़ो, ठीक है ना? आसान बात, रूल वाली बात क्या है? प्रेफरेंस, अभी अभी आगे क्या आ रहा है? अभी आगे आ रहा है वो हमारा रिडीमेबल, वो क्या डिबेंचर आ रहा है, उसके लिए अभी हमारा रूल वही है। अभी भी हम जब इंटरेस्ट सेविंग निकालेंगे उसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे। मैंने कहा ये सिर्फ डिबेंचर्स, ये सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के लिए ये रूल है। क्या? जब तक सवाल स्पेसिफिकली हमें कह ना दे कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेबल एज टैक्स डिडक्शन, तब तक हम उसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये एज अ रूल लिख लें जी, लिखें। बल्कि अभी क्या लिखें, अभी मैं ही लिख देता हूं, फिर तस्वीर जब बना लेंगे तो उसके बाद फिर आप खुद ही एक ही बार लिख लीजिएगा, ठीक है? यहां पे मैं रूल लिखता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड को सिर्फ उस सूरत में, देखो चेक करो सूरत कैसे लिखा है मैंने, सिर्फ उस सूरत में नेट ऑफ टैक्स करेंगे अगर
सवाल सिर्फ उस सूरत में नेट ऑफ टैक्स करेंगे जब सवाल एक्सप्रेसली ये कह दे कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज अलाउड एज टैक्स डिडक्शन। ठीक है ना, ऐसी कोई बात, इससे मिलती जुलती बात भी कोई हो सकती है करीब करीब। ठीक है, तो इधर देखो मैंने ये लिखकर इसलिए काटा कि आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो। आपने न्यूमरेटर के अंदर, चेंज इन न्यूमरेटर को आपने क्या सीखा हुआ है कि हमने ये इंटरेस्ट सेविंग को नेट ऑफ टैक्स करना है, तो इसलिए पहले मैंने उसको नेट ऑफ टैक्स कर दिया, लेकिन फिर साथ ही उसको काट के एक रूल लिखा। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, कि प्रेफरेंस डिविडेंड असल में ना बाय डिफॉल्ट, ये इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट अलाउएबल है ना एज अ टैक्स डिडक्शन, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब तक सवाल स्पेसिफिकली इसके बारे में कह ना दे कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, हम इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे। तो हमारे पूरे सवाल के अंदर ऐसी कोई बात अलग से इसके लिए लिखी हुई नहीं थी, लिखी होती तो इसी के पॉइंट में लिख देता वो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 60% से मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना रूल अपना आज भी वही है कि हम टैक्स इंटरेस्ट सेविंग को नेट ऑफ टैक्स करते हैं। लेकिन चूंकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आ गया, तो इसलिए हमने सवाल की एक्सप्रेस इंडिकेशन होने ना होने की वजह से इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं किया। ठीक है, अब चूंकि ये फाइनल लेवल की बात थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए इसको एज अ रूल ही याद रख लें। इससे ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस रह नहीं पाया ये बताने से कि मुझे डर है कहीं ये ना हो कि कहीं आई क्या थोड़ा सा ऐसे ही इस बात को छेड़ ले, तो पता तो हो एटलीस्ट रूल की हद तक। वैसे होना नहीं चाहिए कि ये आपसे इस तरह से टेस्ट करे, वो खुद बता देगा आपको। ठीक है, चलें जी, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया जी? 64,100,000। ठीक है जी, और न्यूमिनेटर के अंदर अब देखते हैं कितने शेयर्स कन्वर्ट हो गए, कितने शेयर्स में बदलेगा। अब ये पढ़ लेते हैं, वो कहता है जी ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल टू टू। और ये तो इतना आसान था, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। हाँ भाई, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हर शेयर ने कन्वर्ट होके 2 ऑर्डिनरी शेयर्स बनना है, तो जी ग्रीन वाला मार्कर आया बाहर और इसने हमें बताया कि 8 लाख शेयर्स हैं प्रेफरेंस वाले और हर एक शेयर ने 2 ऑर्डिनरी, हर एक प्रेफरेंस शेयर ने 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होना है, तो 16 लाख। ठीक हो गया जी। अब न्यूमिनेटर का चेंज 64 लाख, डिनोमिनेटर का चेंज 16 लाख। न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आई? 4 आ गई। चलो, पता नहीं अब इसका रैंक कौन सा होगा, अभी एक रहता है। ठीक है, वो कौन सा रह गया जी? पढ़ के देखते हैं। ये आपका फेवरेट वाला रह गया अब, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है जी, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इस लाइन अगली को ना काट दें फिलहाल, अब मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाह रहा। ये भी बस ऐसे ही थोड़ी सी एक फाइनल की बात, सवाल फाइनल से ज़रा चेंज चूंज करके उठाया था। डायल्यूटेड ईपीएस पहले थी नहीं, पिछले सेशन में ही आई है। ठीक है ना, इस वजह से इसको रहने दें जी, इस बात को रहने दें। ठीक है, देर नो मॉडल में प्रीमियम और डिस्काउंट, ये बात फिर बहुत आगे निकल जाती है, इसको छोड़ दें, बस सादा बात। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कौन से जी? 5%। 5% मतलब क्या? इन पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। नॉमिनल अमाउंट, अब उसने नॉमिनल अमाउंट टोटल दे दी है, नॉमिनल अमाउंट पर डिवेंचर नहीं दी, बस टोटली दे दी। ठीक है, तो नॉमिनल अमाउंट पर डिवेंचर इज 100 million। ईच ₹1,000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है जी, तो बॉन्ड्स हैं जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स। चेंज इन न्यूमिरेटर, हाँ भाई, फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू दी हुई है बेटा, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू का दूसरा नाम है मेरे चांद। ये नॉमिनल अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू। ये मैंने लिखा भी था क्लास के स्टार्ट में, ये देखो, ये देखो, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसीलिए लिखा था वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। चलो छोड़ो, एक चांस से लाइफ हमारी ख़त्म होगी, गेम वाली लाइफ ख़त्म होगी तुम्हारी जी।
बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, लें जी, तो नॉमिनल अमाउंट कितनी है सवाल से देख के बता दें। 100 मिलियन रुपीज, 100 मिलियन रुपीज, 100 मिलियन पर 5% लगाकर इंटरेस्ट देना होता है अगर ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन अब अज्यूम क्या करेंगे, ये सारे कन्वर्ट होके शेयर्स बन जाएंगे, तो फिर ये एक 100 मिलियन इंटू 5% का जो इंटरेस्ट है ये हमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको, जी क्वेश्चन है कोई? जी हर साल ही देते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 5% का मतलब, कहाँ सवाल कहाँ से आ रहा है भाई? एन एक बचपन में एक बात सिखाई थी आपको कि इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो एनुअल होता है। अब अगली बात, ये इंटरेस्ट पे कैसे होना है, तो ये भाई अरेंजमेंट ना एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। ये सालाना भी पे हो सकता है, ये माहाना भी पे से होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। वो सवाल वो जो है ना एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ये सालाना होता ज़रूर है, साल के साल तो देना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। 100 रुपीज 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 100 मिलियन इंटू 5%। लेकिन इसको 60% करिएगा। बहुत छोटा लिखा गया, नजर ही ना आए शायद, थोड़ा सा और बेहतर करते हैं इसको। रुपीज 100 मिलियन, असल में सारा सवाल टोटल में भी लिख दिया था ना जी, इंटू 5%। ये 5% से मल्टीप्लाई, ओह भाई 5% मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन ये, हाँ अब इसके बारे में कोई ऐसा रूल नहीं है कि जब तक सवाल कहे ना आपने इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, बाकी सब चीज़ें सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में वो, इसलिए मैं पहले इसको करने ही लगा था, फिर मैंने कहा चलो अब तरतीब से जैसे आ रहे हैं सवाल में कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ जी। 60% जी कितना आ गया? 3 मिलियन, यानी 30 लाख रुपया। अच्छा जी, डिनोमिनेटर कितने शेयर्स में कन्वर्ट होना है इसने, अब वो उसने लिखा हुआ था सवाल के अंदर। जी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सवाल जैसे प्रैक्टिस करके उस जैसा ही था इसके अंदर। ईच रुपीज 1000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20 शेयर्स, यानी जो बंदा 1000 रुपए के बॉन्ड्स लाएगा हम उसको 20 शेयर्स अपने पकड़ा देंगे वो बॉन्ड्स रख के। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो इसी इसी रुपीज को पकड़ो। टोटल कितने हैं जी? रुपीज 100 मिलियन। ठीक है जी, हर 1000 वाले को डिवाइड बाय 1000, 20 शेयर्स इशू कर देंगे। जी बोले, 2 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। लें जी, इंक्रीमेंटल ईपीएस 1 पॉइंट। अब बताओ नंबर वन किसका, नंबर वन किसका? ऑप्शंस का। नंबर टू और नंबर थ्री। तो वैसे तो मैं बॉन्ड्स इसलिए पहले करवाने लगा था कि चलो यार ये सिंपल है, इसके अंदर वो रूल भी नहीं है लाल स्टार वाला है, तो मैं पहले ये करा देता हूँ, बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ नज़र आई, वो ये नज़र आई कि सारे इसी तरतीब से आ जाएंगे, कहीं आपके जहन में ये ना आ जाए जो सवाल की तरतीब होती है वही रैंकिंग हुआ करती है, इसलिए मैंने फिर उसको ऐसे ही रहने दिया। रैंकिंग वो जो आपने निकाली लोअर से हायर की तरफ। ठीक है, तो ये तो अभी तक सिर्फ क्या हमने की है, रैंकिंग। तो इस रैंकिंग को आप लोग खुद कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जब तक ये नहीं कर लेते। अभी डायलूटेड ईपीएस निकालनी है हमने। एक ही सवाल है भाई डायलूटेड ईपीएस का मेरे पास, इसलिए बड़े आराम से कर। जी बोलो। बिल्कुल दे सकता है, मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की जगह नॉमिनल अमाउंट ही दी हुई है यार। शेयर्स दे सकता था, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दे सकता था। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स देता तो उसको एक की फेस वैल्यू भी देनी पड़ती, तो फिर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को एक की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते खुद। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स दे दे और फेस वैल्यू दे दे तो आप टोटल अमाउंट लोन की निकाल सकते हो। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स दे दे और फेस वैल्यू एक की दे दे तो आप टोटल शेयर कैपिटल निकाल सकते हो। डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। आके बैठ जाओ, आपको और शिकार ढूंढता हूं मैं। हाइब्रिड वालों, कितनी सुकून वाली क्लास नहीं आज लग रही।
बस रोजाना यही बस। चल उठा ले किताबें, पीछे चला जा। चल ठीक है, मेरे से बात की, आखिरी चांस है, लाइफ खत्म हो गई है। इसके बड़ी देर से बोलने का दिल कर रहा था जी। अगर कल एक्स्ट्रा क्लास होगी तो वो मेरा प्लान है, मैं 4 से ऑनवर्ड्स ही रखूँगा, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे का टेस्ट का क्लैश होगा तो वो ऑनलाइन में अवेलेबल कर दूंगा, वो ले लेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी प्लान कर लेते हैं, आपको मैं सुबह मैसेज करवा दूंगा जो भी होगा, ठीक है। वेले नाल नहीं बेटा जी, अभी फाइनल नहीं है, बता दूंगा। 4 बजे तक तो पहले वाली क्लास होती है ना, उससे आगे दूसरी चलेगी। वो 3:30 पे कर, आधा घंटा ब्रेक दे के फिर 4 से चलूँ, ओ चल सो चल। नहीं जी, कोई नहीं होगा। हाँ उन फड़ो हुण, वारी वारी सारे फड़िया करो, ਤੁਹਾਡੇ 3-4 खाने हो जाने। इकट्ठा किसी को ना पकड़ना, ये गलती ना करना, नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं मिलेगी, किसी और को अब मिलेगी, अब आपकी बारी नहीं है। अच्छा सुने जी, जल्दी करें। मुझे लग रहा है आज सिर्फ ईपीएस ही खत्म हो पाएगा। कल रेशो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके यार, नोट भी कर लेता है बंदा कभी कभी। पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट रहता है और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गए, ये एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसने आपको घुमाना है क्लास के एंड पे। ऐसे करके जाएंगे आप, ऐसे। ऐसा है नहीं वैसे, अगर थोड़ा सा ज़हन पक्का कर रख लो उस पर तो कुछ भी नहीं होता। बस बीच बस, आप देख लें जी, अब एक ही बार दोबारा अगला काम कीजिएगा। सुने अब, नहीं जल्दी करें जल्दी करें, चलें। अच्छा है, सवाल चूंकि एक ही है तो मुझे मुझे ये तसल्ली होगी कि आपने ये प्रैक्टिस फ़ौरन कर ली, ज़रा कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। करें 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 करें, 1-2 बच्चे नज़दीक पहुंच गए हैं, बस उन्हीं का इंतज़ार है मुझे। जी बेटा, कैलकुलेटर भाई किसी का रह गया है भाई, कह रहे हैं अपना कैलकुलेटर ही लेना, इससे कैलकुलेशन की हुई पास नहीं कराएगी तुम्हें, चोरी के कैलकुलेटर से। हाँ, मेरी शादी के 4 साल बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज कराई थी मेरी घरवाली ने कि ऐसे तू बड़ा सिंगल लिखे है। तो ये मैं देखता देखता कोई नहीं हूँ, बस ये अब देखो कब चेंज होता है। तुम कर दो चेंज, हो जाएगा यहाँ से, मुझे करना पड़ेगा। अच्छा जी सुने, बस कर दें अब डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलनी है जरा देख लें। सबसे पहले प्लीज बेटा आप बस कर दें। बेसिक ईपीएस हम निकाल चुके हैं, बेसिक ईपीएस निकल चुकी है। फिर हमने क्या किया जी, हमने रैंकिंग की। रैंकिंग में हमने चेंज इन न्यूमरेटर लिया, चेंज इन डिनोमिनेटर लिया, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाली, जो सबसे लोअर था उसे नंबर 1 किया और अपनी रैंकिंग कर ली। अब डायल्यूटेड ईपीएस निकालने की बारी आती है, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, बड़ी शक्लें बनी हुई हैं आज मेरे बच्चों की, कोई बात नहीं है, क्या करें। अब ये नहीं डालना चाहिए था आई कैप को, सिर्फ बेसिक ही ठीक था। बहरहाल अब क्या हो सकता है। सबसे पहला काम करेंगे आप बेसिक ईपीएस लिखेंगे,
ठीक है जी। बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर कितना है जी, बता दें। बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर कितना है, नजर आ रहा है ऊपर, 10 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद बेसिक ईपीएस का डिनोमिनेटर कितना है, दोबारा क्यों लिखा, बिल्कुल वजह होगी तो लिखा 2 मिलियन। ठीक है जी। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस अब निकलनी है फिलहाल, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ ईपीएस ही लिखा जी। कितनी ईपीएस निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले आपने, 5, चलो 5.00 लिख लिया मैंने। ठीक है, 2 डेसिमल तक हम लेके चलेंगे। ये मैंने अभी तक वही काम किया, मैंने कहा था डाइल्यूटेड ईपीएस का स्टेप 1 क्या है, बेसिक ईपीएस। तो देखो पहले बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर लिया, डिनोमिनेटर लिया और बेसिक ईपीएस लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर किसका है जी, ऑप्शन का। तो अब देखो इधर ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का रैंक 1 है, इसलिए इसके न्यूमरेटर को उधर न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उस आंसर की ईपीएस निकाल कर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है जी। तो चलो न्यूमरेटर पहले यहां पे लिखो ना, ये क्या है, ऑप्शंस आ गए हैं जी। ठीक है जी। न्यूमरेटर में क्या ऐड होना है, 0। डिनोमिनेटर में क्या ऐड होना है, 20,000, वो नहीं 20,000। ठीक है, वो 20,000 ऐड हो गया। ठीक है जी। अब टोटल 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 बोलो, आफ्टर एडिंग ऑप्शन टोटल 10 मिलियन न्यूमरेटर है, और टोटल 202,000 डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है जी। यार लें भाई, ईपीएस निकाल दें। 4 पॉइंट, देखो इसने डाइल्यूट किया, इसने ईपीएस को डाइल्यूट किया, ऑप्शन ने ईपीएस को डाइल्यूट किया, नीचे लाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर किसका है जी, अब फिर बॉन्ड्स को पकड़ो और इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करो, तो 3 मिलियन न्यूमरेटर में ऐड होगा, 2 मिलियन डिनोमिनेटर में। तो यहां पे आके लिखो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स न्यूमरेटर में क्या ऐड हो रहा है जी, वो या 3 मिलियन, 3 मिलियन। डिनोमिनेटर में 2 मिलियन। टोटल करो जी बेटा, जी 13 मिलियन और 22,22,20,000 ये। तो ये पहले कॉमा इधर क्यों नहीं सही कराया जी, 5 पॉइंट, देख लो इसका टोटल ये, एक मिनट, ये 2 मिलियन ऐसे, ठहरो मैं जरा सही करके लिखता हूं। अब देखो इसका टोटल यही बनता है, हद हो गई यार जी, 4,020,000 ये बनता है इसका टोटल जी। बताएं ईपीएस, मैंने कहा अभी तो डाइल्यूट, वो एंटी डाइल्यूटिव पहली दफा ही हो गया ना, इसलिए परेशान हो गया। अभी तो इसने डाइल्यूट करना था, अगले ने जाके होना है, हद हो गई जी। बोले 3.23। ठीक है, उसके बाद आखिरी है प्रेफरेंस शेयर्स। जी, इसका न्यूमरेटर है 6.4 मिलियन और डिनोमिनेटर है 1.6 मिलियन। 6400,000 और न्यूमरेटर कितना है जी, 1600,000, 16 लाख। 16, साथ साथ नोट करने वाले पता नहीं किस मुसीबत में पड़े हुए हैं जी।
एंड पे देखें, एक बार तस्वीर लें बस सुकून से। जी बोलें। टोटल 1 और आंसर बताएं। ओ माय गॉड, कम बढ़ गया। बस फिर यहां से ऑनवर्ड्स जब हमने रैंकिंग की हुई है तो यहां से ऑनवर्ड्स, अच्छा 35620, अब सही है। कोई नहीं, आंसर तो यही है ना। क्या है आंसर? अच्छा भाई, अहम बात सुने। अहम बात यह है कि हमने जब रैंकिंग की हुई थी तो हमने कहा था कि ये इसी तरतीब में इसको डाइल्यूट करते आएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो ये उल्टा बढ़ना शुरू हो गई है अब। तो ये यहाँ से ऑनवर्ड इसको कहते हैं कि ये एंटी डाइल्यूटिव हो गई है। ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये एंटी डाइल्यूटिव कर देते हैं इसको। ये अब उल्टा बढ़ना शुरू हो गया है। ये कोई डाइल्यूटिव, तो डाइल्यूट का मतलब तो ये है कि नीचे आना, ये तो उल्टा वापस चल पड़ा। इसलिए एक स्टेप पीछे ही ब्रेक लग जाएगी और 3.23 जो है ये हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी। ये क्या आएगी जी? हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके बेटा, पता था कि ये एंटी डाइल्यूटिव कर देगा? नहीं, मुझे तो यहाँ पे आके बेटा पता चला है ना कि ये एंटी डाइल्यूटिव कर गया इसको। ठीक है, अगर अगर ये और नीचे ले आता तो फिर हमारी मतलब सारे ये आ जाता 3.15, तो फिर मेरी ये डाइल्यूटेड डीपीएस ही होती। लेकिन कॉन्सेप्ट भी देना था ना कि जब बढ़ने लग जाए तो फिर रोक देना, बस फिर उससे आगे नहीं जाना। जो सबसे लोएस्ट है बस वही हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट है वही हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है। मैंने एक डाइल्यूटेड का लफ्ज लिखना है और सारी वर्किंग को मैं आगे लेके जा रहा हूँ अब, ताकि आपको पता लगे कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। ठीक है जी, तो ये है जी मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस। बेटा अगर पहले लेवल पे आकर यहाँ पे आपको पता लग जाए कि अगले ने एंटी डाइल्यूट करना है तो फिर तो अलग बात है। मतलब मुझे तो नहीं पता लगता ऐसे। बहरहाल जब अगले लेवल पे आए और यहाँ पे आके एंटी डाइल्यूटिव हो जाता तो फिर 4.95, यानी मिसाल के तौर पे ये अगला 5 होता और अगला 6 होता तो फिर आगे तो आने ही ना। फिर वहीं पे आप कहते हैं बस निकाल सारे ही लेना, ठीक है ना। लेकिन ये आपको, क्योंकि आपने रैंकिंग की हुई है, जब रैंकिंग की हुई है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको एक ये 3.45 एंटी डाइल्यूट कर रहा है ना तो उससे आगे को डाइल्यूट कर जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ही लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ रैंकिंग के अंदर आए हुए हैं। तो वो वैसे ही आप जब एक बार आप डाइल्यूशन से की तरफ जाते जाते एंटी डाइल्यूटिव हो गए ना तो इसका मतलब अब फिर आगे ही बढ़ना है आपने, क्योंकि आप पहले ही रैंकिंग करके आ रहे हैं, इसीलिए तो रैंकिंग की थी। ठीक है ना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस काला जी का घर नहीं था। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपको अच्छा खासा पापड़ बेलने पड़े। क्या किया? सबसे पहले आपने रैंकिंग की। ठीक है, आप बेसिक ईपीएस निकाली जी, भाई कह रहे हैं बिल्कुल वो जरूरी है। सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस निकाली। ठीक है, मैं तो डाइल्यूटिव की बात कर रहा था। फिर आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी थी, लेकिन पहले आपको जितने भी आपके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी रैंकिंग करना पड़ी। रैंकिंग करनी है आपने चेंज इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेकर इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के हर एक इंस्ट्रूमेंट की। इंक्रीमेंटल ईपीएस में जो सबसे लोअर वो सबसे पहले रैंक पे आपने रख लिया। फिर आप आए डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए और आपने सबसे पहले बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी इस प्रेफरेंस, इस रैंकिंग के हिसाब से ऐड करना शुरू किया, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर में, और हर स्टेप के ऊपर आप ईपीएस निकालते गए। जहां तक आपकी ईपीएस नीचे जाती रही आप चलते रहे, और जैसे ही आपकी ईपीएस ने दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया तो आप उससे आगे नहीं जाएंगे। आप फिर क्या कहेंगे? जो लोएस्ट है वो हमारी मैक्सिमम इतना डाइल्यूट हो सकती है हमारी ईपीएस। ठीक है, लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। क्या है मसला? ये है कि हमारे इस सवाल के अंदर सब कुछ ही था, कोशिश की गई थी डाला जाए। ठीक है, इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी हैं। अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं तो उनकी बेसिक ईपीएस अलग निकलनी है ना, तो डाइल्यूटेड भी अलग निकलनी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि डिसकंटिन्यूड की डाइल्यूटेड निकालना एक ही स्टेप का काम है, क्योंकि आपको लेवल पता लग चुका है जो डाइल्यूटेड ईपीएस करता है।
वो लेवल शेयर्स का पता लग चुका है डिनोमिनेटर का, जिसने ईपीएस को डाइल्यूट किया है। उससे अगला लेवल तो वैसे ही एंटी डाइल्यूटिव कर रहा है, इसलिए पुरसुकून जिंदगी है, टेंशन नहीं है। बस ये देखो कॉन्टिन्यूइंग जैसे यहां पर अलग थी और डिसकॉन्टिन्यूड अलग थी, वैसे ही यहां पे कॉन्टिन्यूइंग अलग है तो डिसकॉन्टिन्यूड भी अलग निकालनी पड़ेगी। तो डिसकॉन्टिन्यूड की एक ही स्टेप के अंदर अभी निकल आएगी, टेंशन नहीं लेनी। बस इधर देखें, डिसकॉन्टिन्यूड डिसकॉन्टिन्यूड की जो ईपीएस है वो आप यहीं पे डायरेक्टली लिख लो। कौन सी? डाइल्यूटेड ईपीएस। कौन सी जी? डाइल्यूटेड ईपीएस। कैसे निकलेगी? आप जरा निकाल के लाओ न्यूमरेटर। कितना है जी? 4 मिलियन। ये 4 मिलियन एज इट इज लिखो, बल्कि इसको डायरेक्ट ऐसे करो, यहां से ना इस टेबल का हिस्सा ना बनाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। ये टेबल मैं क्लोज करता हूं। अब इधर देखो, डिसकॉन्टिन्यूड की डाइल्यूटेड ईपीएस निकलने लगी है जी। जैसे बेसिक निकाली है वैसे ही डाइल्यूटिव निकालोगे। ऊपर न्यूमरेटर को रखोगे, कितना है जी? 4 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड करना है। अब इधर देखना जरा, किस डिनोमिनेटर ने ईपीएस को मैक्सिमम डाइल्यूट किया है? 4020 ने। यही उठा के एज इट इज लिख दो यहां पे आके, 40200000। और आंसर बताओ, बोलो। पॉइंट कितना? 995। तो ये 0.995 ये डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। इसको मैं ऐसे कह देता हूं, डिसकॉन्टिन्यूड। और ये ठीक है जी। जी मैं एक बार ये पहले पूरा कर ला, फिर रिपीट कर दूंगा पाइन। ठीक है, ये डाइल्यूटेड। सिंपल सी बात है जी। कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की जब एक बार आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल ली तो फिर डिसकॉन्टिन्यूड की निकालना कोई मसला ही नहीं है। आपने वही डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के प्रॉफिट या लॉस को पकड़ना है और उसको आपने उन शेयर से डिवाइड कर देना है जिन्होंने बेसिक ये डाइल्यूटेड ईपीएस को मैक्सिमम किया हुआ डाइल्यूट, जहां तक डाइल्यूटेड ईपीएस आपकी पहले निकली हुई है। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं ना, तो सिंपली उनके साथ आप डिवाइड कर दो, आपके डिसकॉन्टिन्यूड की भी डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी जी। नेगेटिव आएगी, मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख लेता हूं जी। ठीक है जी। बेटा ऊपर मतलब क्या था नेगेटिव का? लॉस पर शेयर है ना, तो मैक्सिमम इतना डाइल्यूट हो सकता है ये लॉस भी। सिंपल। आपको वैसे भी ना कभी रेक्टिफिकेशन करनी हो ना तो उस्ताद सिखाते हैं कि आपने अगर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है ना और लॉस पड़ा हुआ है तो लॉस को मत देखो, प्रॉफिट पे ही देख लो, क्योंकि लॉस पे इम्पैक्ट देखना, एक्सपेंस का बढ़ना या कम होना वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही इसको समझना शायद मुश्किल हो, बस सिंपल सी बात है यार। डाइल्यूट हो गया, आपका लॉस 2 रुपये है, लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो आपका लॉस डाइल्यूट होकर इतना हो जाएगा लॉस पर शेयर। ठीक है, तो बस डाइल्यूटेड। अच्छा जी, इस सवाल को आपने इंशाल्लाह आज जाके ना 2 दफा करना है। इतने जोर का इंशाल्लाह करने का आपका ख्याल मतलब ये आपको कि मैं छुट्टी दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ओपन करें, उस क्वेश्चन के अंदर बड़ा मसला है। अच्छा, अब किस किसने खड़े होना है? आखिरी 15-20 मिनट चले, यहां जिसने जाना है जाए। ओके, एक बच्चा तो बैठ ही जाएगा। पीर साहब तुम बैठ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, बाकी सारी क्लास भी चली जाएगी, तो कोई मसला नहीं। कैमरा मैन नहीं जाता कहीं, पूछ लो उससे। मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे पागल खानों, और क्यों नहीं समझ रहे हो? आ गए हैं पर्चे नेड़े, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर, ये देखो शाम वाली क्लास में, अब शाम वाली क्लास में छोड़ दूं मैं? सवाल करो। लें जी, कन्वर्टेबल डिबेंचर, सादा सा सवाल है, सादा सा।
एसी ऑन कर दें भाई, बस अब एक बार ऑन हो गया, मुझे भी महसूस हो रहा था ऑन होना चाहिए। भाई सवाल कर लें यार, ये जिसने मेरी बनाई थी ना उसने लगाया था, और ये फिर 6-7 साल लगा रहा था। मैं कुछ भी चेंज नहीं करता। मैं मोबाइल लेता हूँ, उस पर जो वॉलपेपर होता है और जो बेल होती है, जब वो 6-7 साल बाद भी मोबाइल पर जाए ना तो वही हर चीज़ लगी होती है। मैंने कभी नहीं चेंज किया। मोबाइल लैपटॉप भी ऐसा ही है, जो चीज़ लगी हुई है सो लगी हुई है, कभी भी नहीं चेंज की। पीछे चले जाएं। अच्छा जी, सवाल नहीं कर रहे आप लोग तो मैं ही कर देता हूं फिर। अ कंपनी हैज एन इशू ऑर्डिनरी, हैज इन इशू। आप लोगों को एन इशू है, इनको तो नहीं है जी। अ कंपनी हैज इन इशू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 100 million रुपीज 10 ईच। चुप कर जाओ, शिकार ढूंढने दोगे। ओके, ₹20 million 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर। दो चीजें हैं जी, एक उनके पास 100 million का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पड़ा है जो कि 10 ईच है, ठीक है, और दूसरा उनके पास 20 million का ₹100 ईच वाला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो चीजें हैं इनके पास, ठीक है। 100 million ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उनकी फेस वैल्यू है 10 ईच, ठीक है, और 20 million प्रेफरेंस ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं और इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 6%। दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल कैसे जी? एवरी 100 रुपीज बॉन्ड एट एनी टाइम टिल 31 दिसंबर 2000, पता नहीं क्या लिखा, 2012। ये टाइप करने वाले ने कमाल किया। चलो ठीक है, 2021 है ये। सुने, टैक्स रेट इज 30% ऑन 1 अप्रैल 2020। 50% ऑफ दीज बॉन्ड्स, 50% ये 31 दिसंबर 2021 तक कह रहे हैं जी कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, 2021, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 हम इस साल में खड़े हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि कंपनी के पास इस स्टार्ट ऑफ द ईयर के ऊपर, ये हमारा स्टार्ट ही है, ठीक है ना, ठीक है, इस साल के अंदर स्टार्ट में 100 मिलियन का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पड़ा है और 20 मिलियन का, भाई दोनों फिर पीछे चले जाओ, शाबाश, चलो अब कल भी पीछे ही रहोगे, दोनों चले जाओ, शाबाश, चलो बेटा चलो जल्दी करो यार, चले जाओ, और कल भी इधर ही रहना पीछे, ठीक है, मत आना वरना क्लास में। हाँ ठीक है, सुन तो रहे थे ना यार, चले जाओ पीछे, जल्दी करो, कल से बाहर पीछे खड़े होना आप लोगों ने, चलें यार, ये बात नहीं पसंद तो वैसे ही क्लास से बाहर चले जाओ बेटा, ठीक है, फिर बात क्लास के बाद बात करते हैं, फिलहाल पीछे चले जाओ दोनों, इसको भी ले जाओ साथ, असल मुजरिम को तो साथ लेके जाओ, इसको साथ लेके जाओ जो बोल रहा था तुम्हारे साथ। ऑन 1 अप्रैल 2020 50% ऑफ दीज बॉन्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। मसला असल में ये है कि 1 अप्रैल 2020 पर 50% इन बॉन्ड्स में से कन्वर्ट हो गए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 अमाउंटेड टू 25 मिलियन। अब बेसिक ईपीएस निकालनी है। मसला ये है, मैं यहां पे डेट आपको कंफ्यूजन हो रही है, सवाल मेरा अपना बना हुआ है, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2021, 2000 ठहरो, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2020, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप कंफ्यूजन दूर हो। हाँ भाई, मसला ये है असल में कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 20 मिलियन, उनमें से 1 अप्रैल को आधे कन्वर्ट हो गए हैं। ये ऐसा सवाल अभी तक नहीं था हमारे पास, देखा हमने। अब मसला ये है कि जो आधे कन्वर्ट हो गए हैं 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स, इन्होंने 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स, चलो शाबाश पीछे, 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स इन्होंने
जाओ ना यार, पढ़ाने दो। ये बिगड़ी हुई क्लास है, एक आध दिन आज का दिन समझो ज़ाया हुआ मेरा जी। ये 50% जो यकम अप्रैल को कन्वर्ट हो गए, यकम अप्रैल से ऑनवर्ड्स इन्होंने बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज हो जाना है, क्योंकि ये इशूड शेयर्स हैं जो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में हम लेते थे, जिनको 9/12 करेंगे। और यकम अप्रैल से पहले इन्होंने डाइल्यूटिव होना था। आधों का तो ये मसला है, बाकी आधे वो नॉर्मल हैं, बाकी आधे कन्वर्टेबल थे और कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, अब ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये सवाल पहले आप ट्राई करें। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है, चलें। जी हिंट आपको दे चुका हूं, दोबारा सुने। जो शेयर्स कन्वर्ट हो चुके ड्यूरिंग द ईयर, उन शेयर्स ने कन्वर्ट होने के बाद डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में नहीं जाना, क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं रहे, बल्कि वो कन्वर्ट हो गए। अब यकम अप्रैल को अगर कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर इन्होंने यूज होना है वेटेड एवरेज की, जो हम वर्किंग करते हैं उसके अंदर, और शेयर्स के आगे आपने वो गालिबन यकम अप्रैल से तो 9/12 लगा के आपने इन शेयर्स को इन इशू ले लेना है। ठीक है, लेकिन इन शेयर्स के साथ मसला ये है कि पहले 3 महीने ये कन्वर्टेबल भी रहे हैं हमारे साल में। ठीक है, तो जब डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करने लगोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली, तो इन 50% शेयर्स को पहले 3 महीने डाइल्यूशन के अंदर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनके 3 महीने का इंटरेस्ट सेविंग न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा। बाकी आधे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको ट्राई करें, शाबाश, जल्दी करें। मुझे नहीं पता, बस अब मैंने बता दिया जो बताना था। माड़ा माड़ा करके सारा पूछ लेना तू, खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हिम्मत करें थोड़ी सी। ये थोड़ा सा सवाल के अंदर ये, 1 मिनट, 30 कहीं एक जगह लिख लें कन्वर्जन, उसने शेयर्स की नहीं लिखी हुई, 20 कर लें, कहीं पे भी लिख लें, यहां लिख लें दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल। कैसे? एवरी ₹100 बॉन्ड एट एनी टाइम इनटू 20 शेयर्स। अब सही हो गया सवाल, शुक्र है मैंने पढ़ लिया, मैं होमवर्क देने लगा था, अस्तगफिरुल्लाह। अब नहीं,
यानी कि हर ₹100 बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होकर 20 शेयर्स में, यानी कि बॉन्ड के 100 जो दिखाएगा उसको आप 20 नए शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जन का रेट भी आ गया। देख लें जी। चलें जी, आप करते हैं मेरे ख्याल से। टाइम बहुत ऊपर हो रहा है। जी प्रॉफिट बताएंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर है, बस यार 1 मिनट बहुत हो गया, मिलके कर लेते हैं। 25, 500, 1000 पूरी फिगर्स लिखें। 25, 500, 1000 पूरी फिगर्स लिख लें फिलहाल। ये हमारा प्रॉफिट है। इसको डिवाइड करना है हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से। तो वर्किंग 1 करेंगे, अपनी पुराने वाली वर्किंग। बेसिक ईपीएस में भी आज वर्किंग की ज़रूरत पड़ गई है आपको। तो वर्किंग 1, डेट, description, number of shares, फिर जी फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फिर रुक जाए ना, अब बस कर देना यार, अब मिलके देखें। आपको कब जो सही जा रहे हो तो सही जा रहे होंगे, अभी फिर आगे सही चले जाएंगे जी। यकम जनवरी 2020 कह लें, 20 ही मैंने साल बताया था ना। ओपनिंग शेयर्स बताने हैं। यहाँ पर वर्किंग 1 जो निकाला करते हैं ये नंबर ऑफ शेयर्स वाली होती है। ये जो हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स बताओ भाई। 100 मिलियन, 100 मिलियन, ये ₹100 मिलियन है। ₹100 मिलियन को डिवाइड करो ₹10 से, तो ₹10 मिलियन आता है। ₹10 मिलियन, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 10 मिलियन, ₹10 से तो 10 मिलियन शेयर्स आते हैं। 10 मिलियन तो रुपीस कितने हैं जी? 100 मिलियन। मैंने आगे सिफरें नहीं लिखी, रुपीस कितने हैं? 100 मिलियन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 करें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? तो 10 मिलियन शेयर्स हैं। कहाँ कर रहे थे वर्किंग जी? लें जी, ओपनिंग कितने आ गए? 10 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी। जी बोले बोले, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन शेयर्स, 10 मिलियन शेयर्स, 10 मिलियन शेयर्स। ज़रा मिलियंस का भी खौफ निकालें जी। उसके बाद मेरे दोस्तों वो कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल, ये मसला था असल में इस सवाल में, वरना क्यों दोबारा करते। ऑन 1 अप्रैल 50% ऑफ दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, और कन्वर्जन का रेट मैंने ज़रा थोड़ा मिस हो गया था, अब बता दिया है कि एवरी ₹100 बॉन्ड जो है वह एट एनी टाइम कन्वर्ट हो जाता है इनटू 20 शेयर्स। ठीक है जी। चलो जी, तो 50% ऑफ 20 मिलियन, पहले ये तो देखो, रुपीस 20 मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हमें, बोलो। तो हम कहते हैं जी, यही वाला काम इनके लिए भी कर लेते हैं जी। ये ₹20 मिलियन है डिवाइडेड बाय ₹100, तो कितने शेयर्स आ गए? 0.2 मिलियन शेयर्स। इनको अगर मैं
टोटल फिगर में लिखूं तो ये 0.2 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करो 2 लाख निकल आएगा। ये कितने शेयर्स हैं जी? 200,000 शेयर्स। ठीक है, लेकिन मुझे इन शेयर्स की जरूरत नहीं थी क्योंकि कन्वर्जन गिवन है रुपीज में, कन्वर्जन गिवन है रुपीज में। इन शेयर्स को मैं क्या करूं? या तो ये इस तरह से दिया होता जैसे सवाल हम करके आए, उन्होंने कहा था 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर शेयर प्रेफरेंस शेयर जो है वो 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से तो नहीं गिवन, तो इसलिए ये फजूल की वर्किंग हमने की, कोई ज़रूरत इसकी नहीं थी। ठीक है, हमें तो चाहिए ही क्या था? ₹20 मिलियन। डिवाइड करना था इसको ₹100 से और मल्टीप्लाई करना था 20 से। हाँ जी, हाफ तो जरूरी है क्योंकि ये सारे के सारे कन्वर्ट नहीं हो गए हैं, 50% कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है जी, तो यहां पे हम वर्किंग यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लें। यकम अप्रैल 2020 पे बोलें कन्वर्ट हो गए शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टेड शेयर्स। अब यहाँ तो जगह ही नहीं बची, चलो यहाँ नीचे दे, इधर देखें। ठहर जाओ भाई, तेरी बात बाद में सुनूंगा। कितनी है जी टोटल? टोटल कितने बॉन्ड्स पड़े हैं जी? रुपीस 20 मिलियन। हर एक बॉन्ड को डिवाइड करो, मतलब टोटल को बॉन्ड्स को डिवाइड करो ₹100 से। उसने कहा जो भी ₹100 का बॉन्ड ला के दिखाएगा उसको हम 20 शेयर्स देंगे। लेकिन अभी इनमें से कन्वर्ट कितने हुए? 50%। बात समझ आई है? ठीक है, कितना? 2 लाख शेयर्स। 2 मिलियन कर लो यार, मेरा केड़ा सिफर नाल जांदा है। लो, ठीक है जी, डन। अब यकम अप्रैल को ये नए शेयर्स आ गए तो पुराने वालों पे 3/12। ठीक है जी, और ये जो नए शेयर्स आए हैं, अब ये थोड़ी सी वर्किंग में और ज़रा सेट कर लूँ आपके लिए, क्योंकि आपने पिक्चर बनाई ना, आप अभी तो नोट नहीं कर रहे, मुझे पता है, साथ साथ है ना। अच्छा जी, अब ये टोटल 12 लाख, लाइट माजरत चली गई थी, टोटल 12 लाख शेयर नहीं 12 मिलियन शेयर्स हो गए। अब ये इसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं? आप बता दो टोटल। 2.5 मिलियन है, 25,000 और इसका 90 लाख है, 9 मिलियन। ठीक है जी, तो अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो जाएं, बैठ जाओ आके तुम। अच्छा ठीक ही खड़े, अच्छा ठीक है, तुम तो खड़े रहो, आप खड़े रहें। ज़्यादा गुस्से में आप कहता हूँ, पता है आपको जी। अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो जाएं तो वो बेसिक ईपीसी कैलकुलेशन में आ जाएंगे, वो हमारे शेयर्स बन गए। ठीक है, हाँ सुनाए सुनाए सुनाए। छेती कर लेने ते तेनू मैनू दोवां नू काट देना क्लास। अच्छा बच्चों, ये लाइट की फ्लक्चुएशन बहुत तंग कर रही है, क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है। इस सवाल को अब सुन लें, आखिरी बार कैसे करना है इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें बेसिक ईपीएस में तो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो आधे शेयर्स, प्लीज बात सुने, आधे शेयर्स सिर्फ इनका मसला है, बाकी आधों का कोई मसला नहीं है। बाकी आधे इधर नहीं आए, बाकी आधे टोटली उधर जाएंगे जैसे जाने हैं। डिनोमिनेटर में उनको आपने शेयर्स दे लेने हैं, न्यूमिनेटर में उसकी टैक्स सेविंग लेनी है। ठीक है ना, इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये जो आधे शेयर्स हैं, प्लीज इनके 3 महीनों को आपने अब डाइल्यूटिव में यूज करना है। मैं आते साथ ही इस सवाल को करवाऊंगा, बहुत तंग कर रहे हैं ये बिजली वाला मामला। ठीक है, और सुने, क्लास जल्दी छोड़ने पर होमवर्क तो लेते जाएं।
जरा पॉज करें। अच्छा जी, बच्चों ने ये फैसला किया है कि खामोश खामोश रह के ये सवाल कर देंगे। चलें जी, आ जाएं। अच्छा जी, अब बेसिक ईपीएस प्लीज बातें नहीं करें अब। 11,500 बोलता हुआ जो नजर आएगा वो कल खड़ा होगा, या जो बोलती हुई नजर आएगी क्लास से बाहर रहेगी कल। प्लीज जी बोलें, ईपीएस बेसिक बता दें। ₹2.2 बोला कोई? सही है जी, चेक कर लें। एक नहीं बोला है, एक नहीं बोला है, सब ने नहीं बोला। ₹2.2 कंफर्म। चले, बेसिक ईपीएस आ गई। अब असल मामला शुरू होता है। ठीक है जी, असल मामला ये है कि डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पहला स्टेप तो आपको पता है, बेसिक ईपीएस ही हमें करना पड़ता है। ठीक है जी, और उसमें आपको वही प्रॉफिट लिख लेना होता था डिवाइडेड बाय ये शेयर्स भी लिख लेने होते हैं। ऐसे ही करते आए हैं। अगला काम, न्यूमिरेटर में भी कुछ ऐड होता है और डिनोमिनेटर में भी, उसको हम वर्किंग्स में करने के आदी हैं। ठीक है, वर्किंग 1 न्यूमिरेटर के लिए कर लेंगे, वर्किंग 2, अच्छा चलें ऑपोजिट होगी, खैर कोई बात नहीं। पहले वर्किंग 2 की बात ही कर लेता हूं फिर मैं। वर्किंग 2 में हमने डिनोमिनेटर निकालना है, ऐसे ही है, बोलो। अब मैंने आपसे कहा जो आधे कन्वर्ट हो गए हैं तो की है, बाकी आधों की तो लड़ाई ही कोई नहीं। ठीक है, यानी बाकी आधे तो फिर बिल्कुल नॉर्मल हैं। ठीक है, वो बाकी आधे जो सारा साल रहे, ये उनकी बात हो रही है, कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्टेबल हैं। टोटल क्या था? ₹20 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 इंटू 20। लेकिन ये तो मुकम्मल थे ना, 100%। ठीक है जी, 100%। इसका 50% जो हैं ये वो शेयर्स हैं जो पूरा साल कन्वर्टेबल, ये नहीं कन्वर्ट नहीं हुए, बल्कि ये इस साल में कन्वर्ट नहीं हुए, तो कौन से हैं ये? कन्वर्टेबल। ये इस पूरे साल में ही कन्वर्टेबल रहे, कन्वर्ट नहीं हुए। वैसे ही ज़रा मुझे इनका टोटल बता दो। ये लिखना नहीं है कहीं पे, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कितना जी? 2 मिलियन। ऊपर भी नज़र आ रहा है कि ये कन्वर्ट होकर कितने बन जाने थे? 2 मिलियन। ध्यान से समझिएगा अब इसको। ठीक है, बाकी रह गए वो 50% जो के दौरान साल कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, मैं वर्किंग दोबारा कर देता हूं। ठीक है, ये सारी वर्किंग मैं एज इट इज दोबारा लिख देता हूं। अभी नहीं बताऊंगा कुछ भी, अभी बताऊंगा नहीं कोई चीज़। 1 मिनट रुक जा ज़रा। ये देखें, अब ये जो अभी अभी हमने लिखे हैं तो ये भी 2 मिलियन यानी 20 लाख। लेकिन क्या ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहे? नहीं रहे। ये 9 महीने बेसिक ईपीएस में चले गए, तो कितने अरसे को ये डाइल्यूशन में यूज़ हों? तो फिर इनको क्या कर देना है हमने? 3/12। क्या कर देना है जी? 3/12। ठहर जाओ, ये 3/12 से मल्टीप्लाई कर दी, इस तरफ कर दी, उधर जगह नहीं बची। ठीक है, तो ये कितना बच गया, कितना बन गया जी? 5 लाख। ठीक है, अब ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि वर्किंग नंबर 2 का आंसर जो है वो 25 लाख बनता है। कितना जी? क्योंकि देखो, ये 2 मिलियन शेयर्स जो हैं कन्वर्टेबल हैं अभी भी। ठीक है, लेकिन ये 2 मिलियन शेयर्स जो हैं ये 3 महीने तक कन्वर्टेबल रहे,
फिर उसके बाद कन्वर्ट होके बेसिक ईपीएस में चले गए। तो जब वो बेसिक ईपीएस में चले गए हैं तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीने का ही इम्पैक्ट डालना है ना उनका, ठीक है। तो फिर हमने इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दिया, 3/12 कर दिया, और हमारे टोटल शेयर्स डिनोमिनेटर वाले कितने बन गए, 25 लाख। जी बोलें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25 लाख। ये 2 ब्रेक्स ना लगती ना अगर बिजली वाली, तो अब तक हम घर पहुँचने वाले होते हैं ना। चलें कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो गया। अच्छा जी, अब वर्किंग वन है, वर्किंग वन है जी। मैं इसी तरह से दोनों स्टेप्स अलग अलग कर देता हूँ। वर्किंग वन है जी, तो आप उन शेयर्स का इंटरेस्ट पूरे साल का ले लें जो कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट नहीं हुए, और जो इस साल कन्वर्ट हो गए हैं वो सिर्फ 3 महीने तक कन्वर्टेबल थे, तो उनके सिर्फ 3 महीनों का इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। अब तो कुछ नहीं रह गया, सवाल ही गायब हो गए। ये मिला हुआ है आपके साथ, ये भी आपके साथ मिला हुआ है। इंसाफ पसंद है, मैं ही हूं बस ना इंसाफ, है ना। ओके जी, देखें इधर भाई, आप इंडिविजुअल सवाल में ले लूंगा सबके। भाई रुपीज 20 मिलियन तो टोटल है, टोटल इसका 50% कितना बनता है, ₹10 मिलियन। ₹10 मिलियन के ऊपर कितने परसेंट, कितने परसेंट है जी, 30%। अल्लाह के बंदो, ये 6% इंटरेस्ट है, ठीक है। पहले इंटरेस्ट तो निकाल लें। और टैक्स रेट, अब चलो देखते ही जाता हूँ, टैक्स रेट कितने परसेंट है, चलो जी टैक्स रेट 30% है। हाँ जी बोलें, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट, 6%। और इसको करो नेट ऑफ टैक्स तो कितना बनता है, 70%। अब ये वो हिस्सा है जो पूरा साल लोन ही रहा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी आपने ले लिया, ये ऊपर इंटरेस्ट सेविंग में चला जाएगा। लेकिन इस सवाल के अंदर मुसीबत तो यही थी कि बाकी आधे जो हैं वो सिर्फ 3 महीने तक रहे। कितना इंटरेस्टिंग सवाल था, आप कर ही नहीं रहे थे, देखें जी। अब इधर आए जी, जो बकाया 50% है 20 मिलियन से, यानी बकाया 10 मिलियन, उस 10 मिलियन पे भी इंटरेस्ट रेट तो 6% था, लेकिन सिर्फ 3/12 इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद तो फिर वो शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं, उसके बाद तो इन पे इंटरेस्ट दिया ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट सेविंग जो है, इसको बहरहाल आपने 70% तो करना ही है, तो ये दूसरा हिस्सा आ गया। तो ये है फर्क, ये भी 3/12 हुआ है, और शेयर्स भी 3 इंटरेस्ट सेविंग भी 3/12 हो गई। और देखो अभी जितने सवाल किए ना वो इस तरह से थे, सारे कन्वर्टेबल होते थे तो शेयर्स निकाल लेते थे और टोटल इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स कर देते थे। ये शेयर्स डिनोमिनेटर में चले जाते थे और ये इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स न्यूमिनेटर में चली जाती थी। इस सवाल में मुसीबत ये पड़ी कि आधे कन्वर्ट हो गए दौरान साल और आधे कन्वर्ट नहीं हुए, तो जो कन्वर्टेबल थे उनका तो वही ट्रीटमेंट रहा, ये 20 लाख शेयर्स, और नीचे ये वाली सेविंग आ गई। लेकिन उन मुसीबत मारों ने तंग किया हमें, तो उनके लिए फिर हमें थोड़ी सी वर्किंग बढ़ानी पड़ी। बहरहाल अब ये चूंकि अलग अलग कर ही लिया मैंने, तो बताओ अब अलग अलग ही आंसर इनका। 1,05,000, 1,05,000 और 4,20,000, तो टोटल 5,25,000, ठीक है जी। तो ये छोटा सा दिखने वाला बज़ाहिर सवाल जो है, ये अपने अंदर एक पूरा जहान लिए हुए था, ठीक है जी। और डायल्यूटेड ईपीएस हमारी आ गई जी, बोलें 1.85, 1.8, 1.9 ही कर लो यार, रुपीज़ 1.9, ठीक है जी। इसको नोट फरमा लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वैसे कर लें वो भी। अच्छा चलें सुने, अब होमवर्क ले लें फिर चले जाइएगा। हाँ ठीक है, उसका कौन सा, नहीं वो एनपीओ का था, मॉडर्ना एनपीओ का, आगे लिख लेना था मॉडर्ना, ठीक है।
पास पेपर 15 है एनपीओ का, मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब, जिनकी आग लगने से अकाउंट्स भी जल गए थे, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया है। लेकिन जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया सिर्फ वही उस लेक्चर को लें, बाकियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह कोई फ़ायदा नहीं होगा बाकियों को, फ़ायदा सिर्फ उनको होगा इंशाल्लाह जो पहले अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में देने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़े थोड़े करके दूंगा। पहले 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क में कर आइएगा, अगले 10 कल कर लेंगे ईपीएस के। पहले 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क में हैं ईपीएस के, वो मुझे नहीं पता बेसिक या एनालिटिक है, इत्तेफाक अब वो टेस्ट किया आपका, ठीक है। पहले 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं, ब्रॉन्ज और गोल्ड तो होमवर्क में था ही। प्लीज पेज 5118 पे पहला सवाल हो चुका हुआ है आपका, दूसरे से ऑनवर्ड्स 10 तक आपका होमवर्क है। ये भाई इसका नाम लिख लो आज, ये चीते वाली शर्ट का नाम आज लिख लो। इसकी मुझे पता था किस्मत खराब है, कल ये खड़ा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। पेज नंबर बताया जी मैंने 518। बेटा आप लोगों के बोलने से ना यकीन माने आसाब बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना बोला करें जी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किताब में मिल जाएंगे आपको, ईपीएस के चैप्टर के हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से 10 तक आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ब्रॉन्ज और गोल्ड ऑलरेडी होमवर्क में है। ज़्यादा होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अच्छा चलें होमवर्क चेंज। पहला होमवर्क तो है आपने मॉडर्ना पास पेपर 15 जो है उसका लेक्चर अपलोड हो गया, उसको देख लेना है, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको। दूसरा है जी क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा, 39 और 40 था, यही थे ना जो भी हैं। और तीसरा होमवर्क मैंने बदल दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ना कीजिएगा, आप ऑल एमसीक्यूज करके आएंगे IS 33 EPS के, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, रिकॉर्डिंग बंद कर दें।